श्रोताजनों का स्वागत है। हमारे यहाँ कुटुंब की शिक्षा कुटुंब में ही होती थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। इसलिए हमें पितामही विद्यापीठ की आवश्यकता लगती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा विद्यापीठ का स्वरूप कैसे रहेगा और ऐसे विद्यापीठ का प्रारंभ कैसे होगा, पर कुछ मुद्दों की चर्चा हमने गत सत्र में की थी, उसका हम पुनः स्मरण करेंगे। कुटुंब के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। एक, वंश परंपरा के माध्यम से धर्म और संस्कृति की विरासत का रक्षण और इस परंपरा को आगे ले जाने का कार्य। इसलिए उचित आयु में पति और पत्नी बनना अनिवार्य गया है। इसके विपरीत विचार आना ही अस्वाभाविक माना जाता था, क्योंकि परंपरा में ही ऐसी व्यवस्था है जो कुशलता, समृद्धि, संस्कृति को और सभी मूल्यों को आगे लेकर जाती है, उसे मिटने नहीं देती। परंपरा का युगानुकूल और देशानुकूल परिस्थिति के अनुरूप माता पिता के द्वारा अपनी नई पीढ़ी में स्थापित किया जाता था। यह काम केवल कुटुंब में ही होने वाला काम है। 2, नई पीढ़ी का निर्माण करना। नई पीढ़ी अच्छे भाव से परंपरा का स्वीकार करे, इससे उनका संगोपन और शिक्षा की व्यवस्था करना, यह गृहस्थाश्रमी का धर्म माना गया है। नई पीढ़ी को ऐसे ही उनके हवाले छोड़ देना इतना पर्याप्त नहीं होता था। बालक कुटुंब के संदर्भ में अच्छा जीवन जिए, समाज के लिए उपयोगी बने, समष्टि, सृष्टि, राष्ट्र को समझे, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना यह कुटुंब में ही होने वाला काम है। तो एक साथ जीने से यह संभव होता था। कुटुंब हमारा आश्रय स्थान सांस्कृतिक रूप में भी है। 3, कुटुंब के सभी व्यक्तियों का जीवन विकास होना, इस बात को आवश्यक समझा गया है। सबका विकास ठीक से हो, इसलिए विभिन्न अवस्था के अनुसार उचित रूप में शिक्षा का प्रावधान करते हुए माता पिता बच्चों को जीवन विकास की शिक्षा देते थे। फिर बड़े बेटे बेटियां अपने से छोटे हैं, उनके शैक्षिक विकास में सहायता भी करते थे। इस तरह से जीवन विकास का यह क्रम आगे बढ़ता रहता था और इसे ही मुख्य कार्य माना गया। कोई बाहर से इसमें कुछ करने वाला नहीं होता था। ये सारे कुछ घर में ही होने वाले कार्य है। इस पर अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु 2-3 पीढ़ियों से इसमें व्यत्यय आने लगा। ये कार्य असंभव होने लगा, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था बदली, हमारी जीवन शैली बदली, हमारी कुटुंब व्यवस्था बदल गई, हमारे शिक्षा का और अर्थार्जन का स्वरूप बदल गया। तो अभी यह घर में संभव नहीं हो रहा है, इसलिए अभी ये पुनर्व्यवस्था बिठाने का कार्य विद्यापीठ के माध्यम से हमें करना होगा। कुटुंब के संदर्भ में पितामही विद्यापीठ एक आयाम होगा। समाज के समस्त कुटुंब सुव्यवस्थित हो, सुदृढ़ हो, मूल्यों की रक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी भी समाज की पितामहियों पर है। वानप्रस्थी पितामही, इनके ऊपर समाज के सुदृढ़ीकरण का दायित्व है। आज की कुटुंब व्यवस्था कुटुंब केंद्री न होकर व्यक्ति केंद्री बन गई है। व्यक्ति केंद्री होने के कारण से परंपरागत व्यवसाय नहीं करना, विवाह का स्वरूप व्यक्ति केंद्री बन गया। विवाह करने वाले की पसंद से ही विवाह होते हैं। आज यही जाता है। परंपरा में जितनी भी पीढ़ी के व्यक्ति है, वे एक साथ आत्मीयता से रहेंगे, यह संयुक्त कुटुंब का अर्थ है। लेकिन ऐसे कुटुंब अभी बहुत कम बचे हैं और विभक्त कुटुंबों का प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है। इस विपरीत स्थिति में बदल करने के लिए पितामही विद्यापीठ समाज में आगे आकर कार्य करेगा। इतनी बातों पर गत सत्र में हमने श्रवण किया था। अभी मैं साई जी से निवेदन करता हूँ कि आज के विषय की प्रस्तुति पितामही विद्यापीठ के आज के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। गत सत्र में क्या हुआ, इसके बारे में समीर भाई ने संक्षेप में परंतु विस्तार से बताया ही है। आज यह 16वां सत्र है। इसके बाद 4 सत्र अभी होंगे। आज के सहित अन्य 2 सत्रों में हम अभी जो 3 विषय बताए कुटुंब के, उन विषयों पर चिंतन करेंगे।
अंतिम 2 सत्र जो होंगे वे श्रोताओं के अनुभव कथन के और प्रश्नोत्तरी के होंगे। साथ ही आगे की हमारी योजना कैसी रहेगी इसकी प्रस्तुति के भी होंगे। जो श्रोता नियमित जुड़ रहे हैं, जिन श्रोताओं की इस विषय में अच्छी रुचि और श्रद्धा बनी है, वे अपना अनुभव, अपने सुझाव, अपने अभिप्राय व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सके, इस प्रकार से लिपिबद्ध करें, यह निवेदन है। अभी हमारे पास समय है तैयारी के लिए, और इसके लिए आप पूर्व के सत्र सुन सकते हैं, अपना अनुभव है उसका स्मरण कर सकते हैं, अच्छी तरह से लिखना, पुनर्लेखन, ऐसी सब तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो अंतिम 2 सत्र होंगे उसमें, तो आज का सत्र और उसके बाद के 2 सत्र का समय तो अभी हमारे पास है। कुछ प्रश्नोत्तरी के लिए भी होगा। ऐसे हमारे अंतिम 2 सत्र रहेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को हमारा अंतिम सत्र होगा। उसके बाद व्यास पूर्णिमा तक इस चिंतन सत्र की मालिका की एक पुस्तिका भी तैयार करने का विचार किया गया है। तो उस संदर्भ में भी आपके सुझाव भी चाहिए, और इस पुस्तिका का हम प्रसार कितना अधिक कर सकते हैं इसका सभी श्रोताओं ने भी विचार करना चाहिए। ये तो निवेदन का एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है, पितामही विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी है। इसके समाचार भी हमको गत सत्र में प्राप्त हुए थे। इस विद्यापीठ का कार्य करने का तरीका अन्य विद्यापीठों की तरह न होकर हम सारे कुटुंबी जन मिलकर ही इसका संचालन करेंगे, ऐसा रखा गया है। इसलिए मैं आज पुनः 2-5 मिनट में इसका स्वरूप कैसा रहेगा वह बता रही हूँ। पितामही विद्यापीठ की सदस्यता होगी। यह सदस्यता कुटुंबों की होगी। इसके लिए एक जन समाज को आवाहन करता हुआ पत्रक भी विद्यापीठ का तैयार हुआ है। इस चिंतन सत्र में गट जो बना है उसके ऊपर यह नहीं डाला गया है, ऐसा मैं मानती हूँ। वह इसलिए नहीं डाला गया है कि वह सामने से मांगा जाना चाहिए। तो समाचार तो दे रहे हैं हम, परंतु उपलब्धि मांगने पर होगी। हो सकता है अगले सत्र तक इसको हम गट पर भी डाल दें। यह सदस्यता कुटुंब की, पूरे कुटुंब की होगी। जो कुटुंब सदस्य बनेंगे उनको पितामही विद्यापीठ की एक जो मासिक पत्रिका तैयार हुई है, गृह गंगा धारा, वह भी प्राप्त होगी। इन कुटुंबों को अन्य 9 कुटुंबों को साथ में जोड़ने का दायित्व रहेगा। अर्थात जो कुटुंब सदस्य बनता है वह तो अपना काम, विद्यापीठ का काम शुरू ही कर देता है, ऐसा मानना चाहिए। और दूसरा एक कार्यक्रम तय हुआ है, पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप, ऐसा एक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है। उस ग्रंथ का समूह में वाचन करना, ये जो 10 कुटुंब साथ में जुड़ेंगे उनका काम रहेगा। फिर उसके आगे हमारी कार्य योजना भी बनेगी अगले वर्ष के लिए। अगला वर्ष में इसलिए कह रही हूँ कि पुनरुत्थान विद्यापीठ का वर्ष व्यास पूर्णिमा से शुरू होता है। तो ये ज्येष्ठ मास में हमारा ये पूरा होगा चिंतन सत्र। आषाढ़ मास से फिर नया वर्ष शुरू होगा, तो नए वर्ष की कार्य योजना भी बनेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिन जिन को पितामही विद्यापीठ के कार्य में रुचि है, कुछ सक्रियता भी है, और जो सक्रिय बनना चाहते भी हैं, वे पुनरुत्थान विद्यापीठ से ही आप हो सकता है समीर भाई से बताएं, आप हो सकता है मुझे बताइए,
कैसे भी यहाँ समाचार पहुंचेगा तो ये सदस्यता पत्रक आपको प्राप्त होगा। तो जो भी सक्रिय होना चाहते हैं, सक्रिय बने रहना चाहते हैं, इस सदस्यता पत्रक को भरकर यहाँ भेज दे, ताकि गृह गंगा धारा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आगे किसको क्या करना है इसकी सूचना और समाचार भी मिलते जाएंगे। अब हम विषय की ओर बढ़े। समीर भाई ने अभी 3 विषय बताए कि कुटुंब में 3 कार्य होते हैं। ये कौन से हैं? नई पीढ़ी का निर्माण, वंश परंपरा के माध्यम से धर्म और संस्कृति की परंपरा का निर्वहन, और एक एक व्यक्ति का जीवन विकास। उसमें से एक विषय पर हम आज थोड़ा विस्तार से चिंतन करेंगे, वह है नई पीढ़ी का निर्माण। सभी प्रकार की जो परंपराएं हैं वो आगे ले जाने वाली हमारी नई पीढ़ी होती है। तो नई पीढ़ी कहाँ से आती है, कैसे आती है? तो वह कुटुंब में ही आती है। जन्म लेती है तभी तो नई पीढ़ी शुरू होती है। जन्म कहाँ होता है? कुटुंब में ही होता है। कुटुंब शुरू होता है, उसी से वह शुरू होता है। तो इस विषय की ओर हमें कैसे देखना चाहिए? पहला मुद्दा है अच्छी संतति का जन्म होना। एक ग्रंथ का मैंने उल्लेख किया था, दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र ये देशभक्ति धर्म का शास्त्र है। ये हमारी देशभक्ति किस रूप में प्रकट होनी चाहिए। तो देश अच्छी तरह से चलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं बनाने वाली नई पीढ़ी तैयार होगी, या ऐसी व्यवस्था की जाएगी, तभी देश अच्छी तरह से चलेगा। तो देश को अथवा राष्ट्र को समर्थ बनना चाहिए, माने उसका अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त होना चाहिए। अभ्युदय का अर्थ है सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि। तो किसी भी देश को समृद्ध तो होना ही चाहिए, किसी भी प्रजा को समृद्ध तो होना चाहिए, जिससे हमारी जीवन की धारणा होती है, प्राण रक्षा होती है, जीवन सुख से बीतता है। इसलिए जो भी सामग्री हमें उपलब्ध होनी चाहिए वह विपुल मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता की होनी ही चाहिए। इसी को भौतिक समृद्धि कहते हैं और इसी को अभ्युदय कहते हैं। तो प्रजा को, राष्ट्र माने राष्ट्र की प्रजा, प्रजा को अभ्युदय की प्राप्ति होनी चाहिए। परंतु यह तो एक पक्ष हुआ। जीवन केवल भौतिक समृद्धि से नहीं चलता, वह सुसंस्कृत भी होना चाहिए, वह कल्याण की दिशा में भी अग्रसर होना चाहिए। उसको कहते हैं निश्रेयस। निश्रेयस माने परम कल्याण, और उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है मोक्ष। तो मोक्ष के प्रति गति भी होनी चाहिए, परम कल्याण की दिशा में भी हमें जाना चाहिए। तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होगी, तब हम कहते हैं राष्ट्र को परम वैभव प्राप्त हुआ। राष्ट्र को परम वैभव प्राप्त हुआ, उसका अर्थ है प्रजा परम वैभव के प्रति गति कर रही है। अब प्रजा ऐसी गति कब कर सकेगी? इसका सामर्थ्य होगा तभी तो गति करेगी, अपने आप ही नहीं, उसका पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके लिए सामर्थ्य होना चाहिए। तो सिद्धांत क्या है? राष्ट्र को समर्थ होना है तो प्रजा समर्थ होनी चाहिए। तो इस दैशिक शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि प्रजा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक है देश के विद्यालयों में प्राप्त होने वाली शिक्षा, अर्थात ज्ञान। ज्ञान के आधार पर संस्कृति और समृद्धि दोनों प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। परंतु विद्यालयों में प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी
अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक प्रभावी कारक है जन्म से प्राप्त होने वाला सामर्थ्य, जन्म से प्राप्त होने वाले संस्कार। जो जन्म से प्राप्त होता है सामर्थ्य, उसी को संस्कार कहते हैं। ये पूर्व जन्म के होते हैं, वंश परंपरानुगत भी होते हैं, और उसके बाद जिस परिवेश में बड़ा होता है बालक, उससे प्राप्त होते हैं। तो ये जो संस्कार परंपरा है वह कुटुंब का विषय है, और सिद्धांत कहता है विद्यालय में प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी जन्म से प्राप्त होने वाले संस्कार अधिक प्रभावी कारक हैं अभ्युदय और निश्रेयस के प्रति गति करने का। और इसलिए भारत में बालक का जन्म ये अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। इसकी ओर ध्यान देने वाले अनेक शास्त्र हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आज इन बातों का हमें इतना महत्व नहीं है, बालक के जन्म को हम कैजुअली लेते हैं, परंतु भारत में कभी भी इसको ऐसे साधारण घटना नहीं मानी गई है। झोपड़पट्टी में रहने वाला कुटुंब हो या महलों में रहने वाला कुटुंब हो, अनपढ़ हो या उच्च विद्या विभूषित हो, अमीर हो या गरीब हो, बालक के जन्म को कुटुंब जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रवर्ती विषय माना गया है। आज हमें इस विषय की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विषय को, इस शास्त्र को कहा गया है अधिजनन शास्त्र। जनन माने जन्म, और अधिजनन माने जन्म से संबंधित। अधिजनन शास्त्र का अर्थ है जन्म के साथ संबंधित शास्त्र। इस शास्त्र के पहलू क्या क्या है, कौन सी बातों का हमें ध्यान करना है, कुछ बातों का उल्लेख पूर्व के सत्रों में भी हुआ है। समर्थ बालक का जन्म होना चाहिए। राष्ट्र को समर्थ होना है तो समर्थ बालक का जन्म समर्थ माता पिता होंगे तभी होगा। समर्थ माता पिता बनने के लिए समर्थ पति पत्नी चाहिए। समर्थ पति पत्नी बनने के लिए समर्थ स्त्री और समर्थ पुरुष चाहिए। तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी अगली पीढ़ी कैसी होगी। ये प्राण प्रश्न है। आज के समय में हमारे देश के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय बना है। इसलिए अधिजनन शास्त्र के चिंतन का प्रारंभ उत्तम स्त्री, समर्थ स्त्री और समर्थ पुरुष कैसे बनेंगे, यहाँ से शुरू होता है। इसके पूर्व भी एक बार मैंने चलते चलते कहा था कि आज की समस्या क्या है इस संदर्भ में, तो हमारे युवक और युवतियों का फर्टिलिटी काउंट माने जनन क्षमता बहुत चिंताजनक रूप में कम होती जा रही है। हम स्थान स्थान पर IVF सेंटर्स देखते हैं, यही उसका प्रमाण है। तो पहले हमारी चिंता हमारे युवक और युवतियों को समर्थ स्त्री और समर्थ पुरुष बनाने का है, और ये घर घर का मामला है। इस विषय के जो विशेषज्ञ लोग हैं वे बताते हैं कि 3 कारणों से हमारे युवक और युवतियां समर्थ पुरुष और समर्थ स्त्री नहीं बनते हैं। एक कारण है वह मनोवैज्ञानिक है। यह क्या है, तो वे बताते हैं कि आज की लड़कियां लड़कों जैसी और लड़के लड़कियों जैसा बनने की ओर झुक रहे हैं। दोनों समान करते करते स्त्री लड़की लड़के जैसे और लड़के लड़कियों जैसे बन रहे हैं। मैं इस विषय का अधिक विस्तार तो अभी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पूरी एक पीढ़ी के निर्माण की बात करनी है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो हमारी स्त्री, हमारी लड़कियां स्त्री बननी चाहिए, हमारे लड़के पुरुष बनने चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। और इसलिए लड़की का संगोपन, लड़की का मानस स्त्री बनने का ही होना चाहिए, और लड़के का मानस, लड़के का विचार, लड़के की वृत्ति प्रवृत्ति, लड़के का संगोपन पुरुष बनने का ही होना चाहिए। ये माता पिता का दायित्व है। दूसरा कारण बताया, कुछ भी खाना, आहार को शरीर से लेकर चित्त शुद्धि तक का प्रमुख कारक बताया गया है। आहार से शरीर पुष्ट होता है, मन संस्कारित होता है, चित्त वृत्ति शुद्ध बनती है, इतना उसका महत्व है। तो आज कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, कहीं पर भी खाना, किसी भी समय पर खाना, इसकी ओर कल बढ़ रहा है, इसकी ओर वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो आहार शुद्धि ये बहुत बड़ा विषय है। आहार शास्त्र यह भी महत्वपूर्ण विषय है, और यह कुटुंब का ही विषय है। आहार को लेकर हमें बहुत सावध बनने की आवश्यकता है। और तीसरा जो शत्रु है वह विश्वव्यापी है, वह है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, कुछ भी देखना, उसके ऊपर कुछ भी देखना, वे अपने आप में फिजिकली भी हानिकारक हैं, परंतु विचार और भावना, दृष्टिकोण और वृत्ति प्रवृत्ति, इस दृष्टि से तो अत्यंत हानिकारक है। कुछ भी देखना, उसके अनुसार कैसी भी मनोवृत्ति का विकास होना, उसके अनुसार कैसे भी आचार व्यवहार करना, निर्बंध होना, स्वैर होना, स्वच्छंद होना और गर्त में जाना, ये वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ गई है। ये भी तो घर घर की कहानी है, ये भी तो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की कहानी है, यही तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की कहानी है, ये तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की कहानी है। कहीं पर भी इससे बचने का कोई न तो प्रयास हो रहा है, न तो उपाय हम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हतबुद्ध होकर, हतबल होकर हम उसका शिकार बन रहे हैं। तो ये तीन कारण हैं जिससे हमारी नई पीढ़ी, हमारी युवक युवतियां ग्रसित होकर निर्वीर्य बन रही है। तो पहला मुद्दा है हमारे युवक युवतियों को समर्थ और स्त्री और समर्थ पुरुष बनाना। इसकी ओर अनेक लोगों का, अनेक संस्थाओं का, अनेक संगठनों का ध्यान आकर्षित तो हुआ है, परंतु साथ साथ में अनिष्ट ये है कि इसके और बाजार का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। और कैसे कैसे भी गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान, गर्भ शिक्षा, ऐसे बहुत प्रयास शुरू हो गए हैं, परंतु ये घर घर में होने की बात है। ये पहला मुद्दा है। बाद में गर्भावस्था में होने वाले संस्कार, माने बाद में विवाह नहीं, ये तो स्त्री पुरुष की बात हुई। विवाह, विवाह ये हमारे जीवन को नियमन में रखने वाले 16 संस्कारों में से सबसे प्रमुख संस्कार है। इसको शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। तो विवाह शास्त्र ये दूसरी बात है। विवाह का, विवाह विधि, विवाह का प्रचलन, विवाह को लेकर मानसिकता, विवाह को लेकर व्यवस्था, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण दूसरा विषय हुआ। उसके बाद बालक के जन्म की तैयारी और गर्भाधान, ये भी संस्कार माने आने वाली नई पीढ़ी का ये प्रथम संस्कार है। परंतु कुटुंब की परंपरा को देखो तो विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार होता है। उसके बाद गर्भावस्था की शिक्षा, गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं, जो शिक्षा होती है, उसको लेकर
बहुत बड़ा विषय विकसित हो रहा है और उसको लागू करना, ये भी तो घर का ही विषय है। गर्भावस्था में वो नई पीढ़ी का जीव, जो जीव है वो कहाँ जाएगा? वही घर में ही तो रहेगा। घर में भी नहीं, माता के कोख में ही तो रहेगा, वहीं पर उसका विकास होना चाहिए। इसलिए गर्भावस्था की शिक्षा, उसी दरमियान होने वाले पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, और उसके बाद जन्म, ये भी बड़ा क्रूशियल हो गया। तो जन्म किस वातावरण में, किस परिस्थिति में, कहाँ होता है, ये महत्वपूर्ण विषय तो है। इसलिए जन्म ये एक और पड़ाव हुआ। जन्म से लेकर इस जन्म का जीवन शुरू होता है। तो पहले 5 वर्ष शिशु अवस्था होती है। उस शिशु अवस्था में उनका संस्कार और संगोपन कैसे होगा, ये विषय हुआ। अब ये घर में होना चाहिए और इसलिए माता पिता का ही विषय है। तो माता पिता को अपने शिशु अवस्था के बालकों का, संतानों का संगोपन कैसे करना चाहिए, और आर्य चाणक्य कहते हैं लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक उनका लालन करो। ये लालन करना क्या होता है, माता पिता को नहीं मालूम। दादा दादी को कदाचित मालूम होगा, आज के दादा दादी को तो वह भी नहीं मालूम, क्योंकि 3 पीढ़ियों से हम ऐसे आधुनिक शिक्षा के शिकार हो गए हैं कि घर को तो हमने भुला ही दिया है। हम पहले व्यवसायी होते हैं, बाद में माता पिता होते हैं, बाद में पति पत्नी होते हैं, या उल्टा, पहले व्यवसायी होते हैं, बाद में पति पत्नी होते हैं, बाद में माता पिता होते हैं। तो शिशु का संगोपन, संस्कार, लालन पालन, ये सब हम आउटसोर्स करते जा रहे हैं। दूसरे लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा हुआ है। तो हमारे स्त्री पुरुष माता पिता नहीं रह गए हैं, व्यवसायी हो गए हैं। तो व्यवसायी स्त्री पुरुषों को माता पिता बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता आज है। माता पिता बनो, और माता पिता कब तक बने रहो, तो हमने जिनको जन्म दिया है वे संतानें बड़ी होकर विवाह करें और उनके यहाँ बालक का जन्म हो। तब तक की एक पीढ़ी के निर्माण का दायित्व माता पिता का है। तो शिशु संगोपन और संस्कार पूर्ण रूप से घर में होना चाहिए और माता पिता ही इसके लिए दायित्व पूर्ण होने चाहिए, उनका ये दायित्व है। अब ये एक पड़ाव हुआ जीवन का। अब आगे की अवस्था है बाल किशोर अवस्था, माने 15 वर्ष की आयु तक। अब यहाँ 2 लोगों का दायित्व है, 2 संस्थाओं का दायित्व है। एक है विद्यालय संस्था और दूसरा है कुटुंब संस्था। तो कुटुंब में यह दायित्व माता पिता का है। हम माता पिता कहते हैं, उसका अर्थ है बड़े सब लोग। अगर दादा दादी है तो उनका, चाचा चाची है तो उनका, बुआ है तो उनका, इन सबका दायित्व है, माने पूर्व पीढ़ी का दायित्व है कुटुंब में। तो ये और विद्यालय में इस बाल किशोर आयु की शिक्षा कैसी होगी, इस पर पुनर्विचार होने की आवश्यकता है। उसका विकास माने क्या होता है, विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त होती है वह उस पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए तो होती ही है, परंतु उसके परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी होता है। और हम कहते हैं शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति विकास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। तो चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण, इसके लिए शिक्षा होती है। राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास, यह विद्यालयीन शिक्षा का, विद्यालयीन क्यों, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमारी नई पीढ़ी 6 से लेकर 15 वर्ष की होती है, तब तक उसके लिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से
समाज की सुस्थिति की दृष्टि से कैसे व्यक्ति हमें निर्माण करने हैं, इसको ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आज केवल व्यक्ति को ध्यान में रखकर होती है, कुटुंब का भी ध्यान नहीं है और राष्ट्र का ध्यान तो है ही नहीं। तो इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। परंतु यह विद्यालय का विषय हुआ। ये 6 से लेकर 15 वर्ष के छात्र पढ़ते हैं, वो प्राथमिक और माध्यमिक 10वीं तक की शिक्षा होती है। तो इसका पुनर्विचार करना चाहिए। घर में इन 10 वर्षों के दरमियान कैसे संगोपन होना चाहिए, कैसे उनका चरित्र निर्माण और चरित्र गठन होना चाहिए, तो हमारे आर्य चाणक्य ने बताया 10 वर्षाणि ताड़येत। ये जो 10 वर्ष हैं बाल किशोर अवस्था के, उसमें सबसे पहला है सद्गुण और सदाचार का विकास। दूसरा है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की कुशलता और संवेदन क्षमता का विकास। तीसरा है स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, श्रम आदि का विकास, उसके बहुतायत होनी चाहिए। चौथा है संयम, और संयम उसी को ब्रह्मचर्य कहा, संयम का विकास और एकाग्रता की, मन की शक्ति का विकास, ये घर में होना चाहिए। और इसलिए घर में सादे सादे सूत्र क्या हैं? विनयशील बनो, बड़ों की सेवा करो, बड़ों की परिचर्या करो। दूसरा है घर के काम करो, श्रम करो, व्यायाम करो, खेलो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, संयम में रहो, अनुशासन में रहो, आज्ञा का पालन करो, नियमों का पालन करो। और ये सारा माता पिता ने उनसे करवाना चाहिए। बालकों को उपदेश नहीं देना है, माता पिता ने उनसे करवाना है। मैंने 10 वर्ष के पुत्र और पुत्री को मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य बनाओ, 1 घंटा बाहर मैदान में खेलना अनिवार्य बनाओ, सूर्य नमस्कार ढंग से करे, यह पिता को देखना चाहिए। इन 10 वर्ष के दरमियान पिता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहले 5 वर्ष माता की भूमिका महत्वपूर्ण है, पिता सहयोगी है। इन 10 वर्षों के दौरान पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, माता सहयोगी है, दोनों ने मिलकर करना है, परंतु प्रमुख भूमिका पिता की है। सूर्य नमस्कार करना नहीं आता है, वो उसमें कुछ दिरंगाई करता है, तो पिता ने करवाना चाहिए। करो, पहले आग्रह पूर्वक करवाना, नहीं आता है तो करके दिखाना और सिखाना, ये भी तो पिता को करना चाहिए। क्या ऐसा थोड़े है कि 10 वर्ष के पुत्र को तो सूर्य नमस्कार आना चाहिए और उसके 35 वर्ष के पिता को सूर्य नमस्कार नहीं आना चाहिए या समय नहीं होना चाहिए? ऐसे कैसे होगा? तो हमारी संतानों की चरित्र गठन की जो प्रक्रिया है वो पिता और माता के अधीन है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यहाँ इसी समय उसके चरित्र का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यह बाल किशोर अवस्था स्वतः आदर्श निर्माण करने की, आदर्शों को अपने सामने रखने की अवस्था है। उनसे प्रेरणा ग्रहण करना, उनसे उपदेश ग्रहण करना, उनके जैसा बनना, ये हर बाल और किशोर की प्रवृत्ति होती है। तो पिता जैसा बनना, ये आदर्श बनना चाहिए। और मातृदेवो भव, ये भावना उसमें आए, ऐसा व्यवहार हो, इसलिए पिता ने आग्रह रखना चाहिए। पितृदेवो भव ये बने, इसलिए माता को आग्रह रखना चाहिए। माता स्वयं नहीं कहेगी मातृदेवो भव, मेरी बात मानो, मुझे मेरा सम्मान करो, ऐसा माता स्वयं थोड़े कहेगी। पिता स्वयं कहेगा क्या पितृदेवो भव, मुझे मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो? नहीं, परस्पर होता है। तो ये जो श्रम, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, काम करना, सद्गुण, सदाचार, एकाग्रता, संयम, आज्ञा पालन, अनुशासन,
यही चरित्र गठन का काल है जो पिता का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है नई पीढ़ी के प्रति। ये नई पीढ़ी केवल माता पिता की या कुटुंब की नहीं है, यह राष्ट्र को समर्थ बनाने वाली नई पीढ़ी है। इसका ध्यान माता पिता को रहना चाहिए, इसका भान विद्यालयों के शिक्षकों को रहना चाहिए। तो शिक्षा और संगोपन, ये दोनों बातें इन 10 वर्षों के दरमियान बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ये नई पीढ़ी के निर्माण, नई पीढ़ी का निर्माण कहते हैं तो क्या होता है? यह तो एक 25-30 वर्ष का काल है जिसका ध्यान रखना है। आगे 15 वर्ष के हो जाने के बाद, माने बाल किशोर हो जाने के बाद वे तरुण होते हैं, युवक होते हैं। अब माता पिता और विद्यालय दोनों का कर्तव्य क्या है? तो माता पिता के लिए कहा गया, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। अब 16 वर्ष हो गए, 16 वर्ष के हो गए, और 16 वर्ष ये हमारे यहाँ कुछ स्मरणीय ऐसी घटनाओं का है, चरित्रों के उदाहरण हैं, जो 16 वर्ष का पुत्र या पुत्री क्या पराक्रम कर सकता है उसके द्योतक है। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने अपने मित्रों के साथ हिंदवी स्वराज्य की प्रतिज्ञा की थी। 16 वर्ष के कृष्ण ने आतताई कंस का वध किया था। 15 वर्ष पूर्ण होते होते राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए निकले थे, और वह ताड़का वध से यज्ञ की रक्षा का कार्य शुरू हुआ था। 16 वर्ष का मार्कंडेय, जिसको 16 वर्ष की आयु ही प्राप्त हुई थी, वह शिव की भक्ति करके मृत्युंजय हुआ। 16 वर्ष की ही रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में स्वातंत्र्य समर में नेतृत्व किया था। ऐसे यदि हमारे आसपास हम देखेंगे तो 16 वर्ष की प्राप्ति पर क्या भी मिलेंगे। यदि 15 वर्ष तक हमने अपनी संतानों का संगोपन सही पद्धति से किया तो यह पराक्रम, यह पुरुषार्थ, यह प्रेरणा आज भी जागृत हो सकती है। जरा देखो हमारे 16-17 वर्ष के युवक और युवतियां कितनी निस्तेज, कितनी निर्वीर्य, कितनी निष्क्रिय, कितनी निर्बुद्ध और कैसे असमर्थ होकर घूम रही हैं। वे अनाश्रित हैं, इनको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, उनको स्वैर होने देते हैं, उनको स्वच्छंदी होने देते। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है। तो इनको स्वतंत्र बनना सिखाना ये आवश्यक है। इनको अपना निर्णय लेना सिखाना ये आवश्यक है। तो आगे 16 वर्ष से लेकर विवाह होने तक का जो एक कालखंड है, उसमें माता पिता को मित्र बनकर उनकी शिक्षा दीक्षा करनी चाहिए। मित्र बनना इसका अर्थ साथ में बैठकर होटल में जाकर चाय पीना या कई महानगरों में साथ में शराब पीना ये नहीं होता है। कंधे पर हाथ रखकर कुछ करना, बातें करना, ये भी नहीं होता है। पुत्र भी अब पिता को कुछ कह सके कि पिताजी ऐसा मत करो, ऐसा करो, इसको मित्र नहीं कहते। पिता पुत्र में मित्रता का अर्थ है उसको स्वतंत्र बनना सिखाना, उसको अपने जीवन के बारे में विचार करना सिखाना, उसको अपना निर्णय लेना सिखाना, परंतु उसके साथ मित्रता का व्यवहार। क्या होता है? मित्र किसको कहते हैं? जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो संकट में साथ में खड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास जिसमें हो। जीवन के, कुटुंब जीवन के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल करने में जिसकी सहायता हो सके, भागीदारी हो सके, उसको मित्र कहते हैं। तो इसको स्वतंत्र विचार
और फिर भी वह पिता माता के प्रति उतना ही विनयशील है, उतना ही आदर करता है, उसको मित्र समान पुत्र और पुत्री कहा जाता है। तो ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। इसके लिए माता पिता को अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए, तत्पर बनाना चाहिए, सिद्धता करनी चाहिए। इसके आगे वो पैसा कमाने वाला करियर महत्वपूर्ण नहीं है, हमें समय ही नहीं है इनको देने के लिए। इसके लिए साथ में जियो, 2 पीढ़ियों ने साथ में जीना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये 16 से 25 वर्ष की आयु जो है उसमें उनको स्वतंत्र बनना सिखाओ, स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय करना सिखाओ। अच्छी स्त्री और अच्छी पुरुष, जहां से हमने प्रारंभ किया था, वो समर्थ स्त्री और समर्थ पुरुष बनना सिखाओ। गृहस्थाश्रम कैसा होता है, इसकी पूर्व तैयारी की शिक्षा दीक्षा दो, अर्थार्जन करना सिखाओ, देश दुनिया को पहचानना सिखाओ, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, इससे प्रेरित होकर वह व्यवहार कैसा करता है, यह समाज रचना कैसी है, यह राष्ट्र क्या है, यह विश्व क्या है, देश विदेश में हम भारतीय हैं तो हमारी भूमिका क्या है, ये सब उनको सिखाना, ये 16 वर्ष के बाद की हमारे संतानों की शिक्षा है, ये संस्कार है। अच्छा गृहस्थ गृहिणी बनना, अच्छा पति और पत्नी बनना। इधर महाविद्यालयों की शिक्षा होती है, वह भी भारतीय ज्ञान संपदा, भारत का इतिहास, भारत की जीवन दृष्टि, भारत की सभी जीवन व्यवस्थाएं ये कैसी होती हैं, उसको लेकर शास्त्रीय अध्ययन की होती है। आज तो न कुटुंब ऐसी भारतीय शिक्षा देने वाले हैं, न महाविद्यालय ऐसी शिक्षा देने वाले हैं। ये तो बड़ी विडंबना है, ये हमको करना होगा। शिक्षक के नाते विद्यालयों की शिक्षा कैसी होगी इसकी चिंता करो, और माता पिता के नाते हमारे कुटुंब कैसे चलेंगे इसकी चिंता करो। इस प्रकार से माता पिता जब अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपना जीवन भी देते हैं, अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, तब नई पीढ़ी का निर्माण होता है। विवाह और फिर आगे उनकी माता पिता बनने की तैयारी, इसका विषय हमने प्रारंभ में ही लिया था। तो एक चक्र पूर्ण होता है। विवाह से माने स्त्री पुरुष बनने से लेकर अगली उत्तम पीढ़ी को जन्म देने के लायक नई पीढ़ी को बनाना, ये नई पीढ़ी का निर्माण है। इसमें राष्ट्रीयता भी है, संस्कृति भी है, सामाजिकता भी है, आर्थिक प्रश्न भी है, शरीर और मन का स्वास्थ्य भी है, कुटुंब के संबंध भी है, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों हैं। इसके लिए पीढ़ी को तैयार करना माने पितामही विद्यापीठ युवक युवतियों की शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे, माता पिता बनने की पूर्व तैयारी, इसकी शिक्षा का भी इस शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। गर्भावस्था में कैसे संस्कार और संगोपन होता है, इसकी शिक्षा देने की भी व्यवस्था होगी। और उसके बाद लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, इन सारी अवस्थाओं में संतानों का संगोपन और संस्कार कैसे होगा, विकास कैसे होगा, इसका दायित्व निभाने वाले माता पिता, दादा दादी, ये सब तैयार करना, ये पितामही विद्यापीठ के संपूर्ण कार्य का एक आयाम होगा। शेष 2 आयाम तो हमको पता ही है, धर्म संस्कृति की रक्षा वंश परंपरा के माध्यम से और व्यक्ति का जीवन विकास, इन दोनों आयामों की चर्चा हम आने वाले 2 सत्रों में करेंगे। आज जो विषय हुआ उसके पाठ्यक्रम, उसका साहित्य, उसको लागू करने की व्यवस्था, ये सारे विचारणीय विषय हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ में तो ये कार्य 2007 से शुरू हुआ है।
अब पितामही विद्यापीठ के रूप में वह व्यवस्थित हुआ है और इसको आप सभी की सहायता से आगे बढ़ाने का हमारा मानस है। हम सब साथ मिलकर पितामही विद्यापीठ को उत्तम पद्धति से प्रस्थापित करेंगे, ऐसा हमारा मानस है, ऐसा सभी श्रोताओं से निवेदन भी है। इतना कहकर मुझे लगता है समय थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, परंतु यहीं पर मैं विराम करती हूँ। प्रश्नों के लिए, सुझावों के लिए, प्रतिभावों के लिए और कुटुंब पितामही विद्यापीठ के सदस्य बनिए, इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। प्रश्न है वे हैंड रेस करेंगे। कुछ सुझाव है, प्रश्न है? जी, राजेंद्र जी। नमस्कार जी, उषा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी 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 बोलिए। हाँ, हाँ। आप पहली बार जुड़ी क्या आज? हाँ, आज पहली बार जुड़ी है क्या? अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी जी, हाँ कहिए। इनसे ज्यादा आकर्षक वस्तुएं उनको देकर, इनसे ज्यादा आकर्षक माता पिता के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खेलना, ये है। तो साथ में रहो तो ये छुड़वा सकेंगे। धीरे धीरे होगा। हाँ, धीरे 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 होगा। जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछो कि माता से भी बढ़कर, पिता से भी बढ़कर अन्य लोगों का प्रभाव यदि अधिक है तो चिंता किसको करनी चाहिए? हमारी बात हमारे बच्चे नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? और हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे तो कौन हमारी बात मानेगा? मानेंगे, जरूर मानेंगे। उतना संबंध हमारा घनिष्ठ बनना चाहिए, तभी मानेंगे। तो इस बात पर थोड़ा विचार करो। जी भूमि जी, आप पूछ। नमस्कार। हाँ जी, कहो। आ, अभी ऐसा प्रचलन है बोलने का, सोचने का और करने का। अरे, उनकी संगत में जाओगे तो बिगड़ जाओगे। ये क्यों नहीं सोचते कि हम अच्छे हैं तो हमारी संगत में आने वाले सुधर जाएंगे? क्या हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है इसीलिए? तो प्रभावी बनो और हमारा प्रभाव दूसरों पर हो और वे सुधर जाएं, ऐसे बनो। उनकी संगत में हमारे बच्चे बिगड़ जाए, इसके स्थान पर हमारे बच्चों की संगत में आकर बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाए, इतने प्रभावी और इतने समर्थ अपने बच्चों को बनाओ। बाकी तो दुनिया में जाना तो होगा ही ना, घर में थोड़े बैठे रहेंगे, बाहर तो जाएंगे। तो बाहर जाकर जीतने की वृत्ति होनी चाहिए या उनके जैसे बन जाने की? तो समर्थ बनाओ। जी भूमि बहन, आप पूछिए। ने हम जी हमारे यहाँ बाल गोकुलम चलाते हैं, तो जी इसमें कुछ ये पाठ्यक्रम इसका दे सकते हैं?
बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई हमारा कॉपीराइट है ही नहीं, दे सकते हैं। आपका नाम बताइए। हैप्पी मेरा गणेश नाम जी। जयंत कहाँ से बोल रहे हैं? जयंत मूले। ओ जय अच्छा, बड़ौदा से बोल रहे हैं, इंदौर के हैं समीर भाई। जी, भूमि बेन। हाँ, भोसले जी आप पूछिए। प्रणाम ताई। जी जब आपने कहा कि लड़कियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा ये अलग-अलग बातें हैं, तो ऐसा समझ में आ गया कि दोनों के विद्यालय अलग-अलग होना बहुत आवश्यक है। अब दोनों के विद्यालय अलग होने के बाद उनको अलग कौन-कौन सी ऐसी शिक्षा होगी जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही आवश्यक है और लड़कों के लिए अलग शिक्षा आवश्यक है? ऐसी बातें थोड़ी-सी स्पष्ट हो तो मुझे अच्छा लगेगा। जी ताई। हाँ, ये वैसे ये लंबा विषय है, परंतु ये बात तो है कि स्त्रियों को, माने हम तो एक वाक्य में हमेशा बोलते हैं कि हमारे घर में जन्म लेने वाली हर बालिका को बड़ी होकर अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी और अच्छी माता बनना है। हर बालक को अच्छा पुरुष, अच्छा पति, अच्छा गृहस्थ और अच्छा पिता बनना है। अब इसके लिए जो शिक्षा दीक्षा है वो कहीं पर तो भिन्न होती है, कहीं पर तो समान होती है। इसलिए थोड़ा विमर्श ये करना चाहिए कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो दोनों के लिए अलग अलग होंगी, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो दोनों के लिए समान होंगी। जैसे भारत का अध्यात्म, धर्म, धर्म संपदा, ज्ञान संपदा, भारत की राष्ट्रीयता, भारत की संस्कृति, ये तो दोनों के लिए समान है। कहीं कहीं तो शस्त्र विद्या दोनों के लिए समान भी होती है। तो समान कौन सी है और अलग कौन सी है, इसका अच्छी तरह से विमर्श करना चाहिए। और यह बड़ा शास्त्र है, मैंने एकाध दो सूत्रों में, वाक्यों में ही ये बताया, परंतु ये गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। तो शिक्षा शास्त्रियों ने और सुज्ञ माता पिताओं ने, और इसीलिए इसकी अपेक्षा किससे की जाती है? पितामही से। पितामही से क्यों? वह अब निवृत्त है, सांसारिक जीवन से भी निवृत्त है और व्यावहारिक जीवन से, माने अपने जीवन में मानसिक रूप से भी निवृत्त है। वह सुसंस्कृत है, अनुभवी है, सुशिक्षित है, समझदार है, दायित्व समझने वाली है, समर्थ है। उसने ये विषय लेना चाहिए कि लड़कों के लिए क्या, लड़कियों के लिए क्या, स्त्रियों के लिए क्या, पुरुषों के लिए क्या, माता के लिए क्या, पिता के लिए क्या, और सभी व्यक्तियों के लिए समान, ऐसा क्या? इसका विचार इन लोगों को करना चाहिए। इसी के लिए तो पितामही विद्यापीठ है और स्पेसिफिक किया गया, पितामही को इसका विचार करना है, इसका दायित्व लेना है और इसकी प्रतिष्ठा भी करना है। आगे कोई प्रश्न? जी, भूमि बेन। आप म्यूट पर है। अनम्यूट नहीं हो पा रही है ना? हाँ, म्यूट नहीं। तो आगे बैठो। आगे कोई किसी का प्रश्न है? हाँ, यदि नहीं है तो हम सत्र समाप्त कर सकते हैं।
नहीं, गौरी फिर जी, से एक बार। हाँ हाँ गौरी जी का है, गौरी जी। हाँ, गौरी जी। हाँ, नमस्ते ताई जी। मैं नमस्कार। पूर्ण प्रमति हाँ गुरुकुल से हूँ। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल में भेजते हैं। हम्म इससे हम्म बच्चों का फैमिली वैल्यूज तो पता नहीं चलता, हमारे रिलेशंस कौन है, हम्म वो सब लाइक कोई एज है वैसा रेसिडेंशियल स्कूल में भेजने का, हाँ या कोई गुरुकुल जो घर छोड़ के बाहर रहते हैं, हाँ इसलिए वो कैसे हमारे रिलेशंस को जानते हैं अगर वो बाहर जी। का पढ़ रहे हैं घर छोड़ के। हम्म तो कैसे कोई एज है या फैमिली वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं उन बच्चों में जो घर से दूर रहते हैं? ऐसा है कि गुरुकुल तो हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलन में थे, और गुरुकुल जाना माने घर छोड़कर गुरु के घर जाना, ऐसा ही था। गुरुकुल में आज क्या हुआ है कि जो निवासी रेसिडेंशियल विद्यालय होते हैं वे दो भाग में बटे हैं, एक है हॉस्टल और एक है विद्यालय। ये गुरुकुल की संकल्पना जो है वो 24 घंटे का विद्यालय ही है, जिसमें खाना पीना सोना उठना काम करना ये भी शिक्षा के अंतर्गत होता है। ये आजकल रेसिडेंशियल विद्यालयों में भोजन और निवास की व्यवस्था होती है, वो शिक्षा का विषय नहीं होता है। और विद्यालय का समय तो वही 11 से 5 का ऐसा होता है, विद्यालय अलग और बाकी का जीवन अलग। इस प्रकार के रेसिडेंशियल स्कूलों का तो ये विषय ही नहीं है, माने उससे कोई फायदा नहीं होता। गुरुकुल बनाओ तो गुरुकुल ये 24 घंटे का विद्यालय है, तो घर में जो उसको जीवन जीना सीखना कहते हैं वो भी उसके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। दूसरा रहा अपने कुल का पता चलना, रिलेशंस का पता चलना, रिलेटिव्स का पता चलना, वो तो बहुत छोटी बात है, परंतु गुरुकुलों में ये ध्यान में रखा जाता है कि ये किस कुल का है, किस वंश का है, किन माता पिताओं की संतान है, उनको उनके कुल के लायक बनाना है। वो गुरुकुल में हमेशा रहने वाला नहीं है, 12 वर्ष तक रहेगा, तो 12 वर्ष में वो अपने कुल का, अपने वंश का, अपने घर का, अपने माता पिता का अच्छा वारस बने, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और फिर राष्ट्र को केंद्र में रखकर उसको शिक्षा दी जाती है। वह जीवन की शिक्षा होती है, विषयों की शिक्षा नहीं होती। वह केवल कुछ विषयों को पढ़कर पदवी प्राप्त करना, इसकी शिक्षा नहीं होती। तो आज के रेसिडेंशियल विद्यालयों को यदि गुरुकुल में हम रूपांतरित कर सके तो फिर ऐसी शिक्षा उसमें दी जा सकेगी। आज के रेसिडेंशियल स्कूलों में क्योंकि उसकी संकल्पना ही इतने अलग है, इसलिए ये संभव नहीं होता। दो बातें करने की आवश्यकता है, यदि रेसिडेंशियल विद्यालयों में हम भेजते हैं तो वे गुरुकुल हों ये देखना चाहिए, और गुरुकुल की संकल्पना पूरे जीवन की शिक्षा देने वाली संस्था इस रूप में करना चाहिए। और इन गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने घर से, अपने कुल से जोड़े रखने वाली ऐसी शिक्षा भी होनी चाहिए। इस प्रकार से उसमें रूपांतरण की आवश्यकता है। हाँ एक ताई जी, धन्यवाद। जी जी। अंतिम प्रश्न लेकर हम इस सत्र का समापन करेंगे। प्रमोद जी, आप पूछिए। प्रणाम ताई, प्रमोद पाटिल कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ, तो अभी आज के सत्र में आपने आदर्श पितामही का दायित्व क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात की। तो लेकिन अभी समाज में हम देखते हैं कि पितामही तो है लेकिन आदर्श पितामही भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो उनके अध्ययन की कुछ योजना या उनका ट्रेनिंग जो आदर्श पितामही बनना चाहती है और वो विद्यापीठ के कार्य में अच्छे से कार्य कर सकती है, उसकी कुछ योजना है तो कृपया हाँ, उसके है ना।
अपनी जो गोष्ठी हुई थी उसमें ये वानप्रस्थाश्रम ये पूरा एक गट था। पितामही विद्यापीठ संकल्पना और स्वरूप ग्रंथ में इसकी चर्चा है, इसके लिए पाठ्यक्रम है। तो ये तो सारा अब देखो हमारा पूरा साहित्य तैयार है, पूरी योजना तैयार है, उसको लागू करो तो एक माने अब तो हम निवृत्त हुए, अब तो हम आराम करेंगे, ऐसे मानस वाली पितामही को दायित्व पूर्ण ऐसी पितामही बनाने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो हमारा सामग्री भी देखो और योजनाएं देखो और उसके अनुसार क्या हो सकता है इसका विचार करो, तो ये भी संभव है।